पाठ 1 भारत प्यारा। भारत प्यारा देश हमारा, सारी दुनिया से है न्यारा। भाषा वेश धर्म अनेक, लेकिन दिल से हम सब एक। उत्तर में है पर्वत राज, भारत माँ के सिर का ताज। अमृत लेकर बहे नदी, गंगा कृष्णा कावेरी। ध्वज तिरंगा चढ़ा गगन, जन गण मन सुन खिलता रंग। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। न्यारा, डिस्टिंग्विश्ड। भाषा, लैंग्वेज। वेश, क्लोथिंग। धर्म, रिलीजन। उत्तर, नॉर्थ। पर्वतराज, किंग ऑफ माउंटेन्स। हिमालयाज, ताज, क्राउन। अमृत, नेक्टर। नदी, रिवर। ध्वज, फ्लैग। तिरंगा, ट्राइकलर। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। पाठ 2 चालाक कछुआ। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया। उसके साथ कई नौकर थे। राजा को गर्मी लगी। पास में एक नदी थी। राजा कपड़े उतारकर नदी में नहाने लगा। नदी किनारे एक कछुआ आराम कर रहा था। राजा के नौकरों का शोर सुनकर उसकी नींद खुल गई। कछुए की नजर राजा की पगड़ी पर पड़ी। पगड़ी बड़ी शानदार थी। कछुए ने सोचा, चलो राजा की पगड़ी को पहनकर देखा जाए। मौका देखकर कछुआ पगड़ी के नीचे जा घुसा। राजा के नौकरों ने कछुए को पगड़ी के नीचे बैठे देखा तो शोर मचाने लगे। राजा जी की पगड़ी के नीचे कछुआ, राजा जी की पगड़ी के नीचे कछुआ। कछुए की इस हरकत पर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, इस कछुए की यह मजाल कि मेरी पगड़ी पहन ले, मैं ऐसे कड़ी सजा दूंगा। राजा ने नौकरों को हुक्म दिया, इस कछुए को उठाकर उल्टा कर दो। कछुआ बड़ा चालाक था।
उसने नौकरों को अपनी ओर आता देखा तो बोला, हाँ हाँ कर दो, बड़ा मजा आएगा। कई दिनों से मेरे पेट को धूप नहीं लगी, मेरा हाजमा ठीक हो जाएगा। यह सुनकर राजा का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह अपने नौकरों से बोला, इसकी पीठ पर डंडे मारो, कसकर मारना। इसकी पीठ टूट जाएगी, तभी इसे अकल आएगी। चालाक कछुआ बोला, धन्यवाद महाराज, डंडे पड़ने से मेरी पीठ का दर्द दूर हो जाएगा। आपने मेरा काम आसान कर दिया। यह सुनकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने नौकरों से कहा, इस कछुए को उठाकर पत्थर पर पटक दो। कछुआ लापरवाही से बोला, यह सब तो ठीक है महाराज, आपका जो मन करे सजा दे दीजिए, बस मुझे पानी में मत फेंकना। राजा गुस्से से पागल हो रहा था। उसने ना कुछ सोचा ना समझा। वह नदी से बाहर आया, कछुए को अपने ही हाथों से उठाया और नदी में फेंक दिया। कछुआ राजा की मूर्खता पर हंसता हुआ अपने घर की ओर चला गया। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। शिकार, हंटिंग। नौकर, सर्वेंट। कछुआ, टॉर्टोइज। आराम, रेस्ट। शोर, नॉइस। पगड़ी, टर्बन। हरकत, मिस्चीफ। मजाल, डेयर। सजा, पनिशमेंट। चालाक, क्लेवर। हाजमा, डाइजेशन। लापरवाही, केयरलेसनेस। मूर्खता, फुलिशनेस। सही जवाब। सही जवाब। सही जवाब। सही जवाब। पाठ 3। दो तितलियां। दो तितलियां थीं, दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक का नाम था रूपा और दूसरी का नाम था सोना।
रूपा छोटी थी, उसके पंख चांदी जैसे रुपहले थे, सोना के पंख सुनहरे थे। आज रूपा कुछ बेचैन थी, वह इधर उधर उड़ती सोना को ढूंढ रही थी। आखिर उसे सोना नजर आ ही गई। रूपा ने पूछा, सोना, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? मैं तो तुम्हारे बिना उदास हो गई थी, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। सोना ने रूपा को बताया कि वह नदी के किनारे बने नए पार्क में चली गई थी। उस पार्क का मालिक बड़ा ही भला आदमी है। वह फूलों, पशु पक्षियों, तितलियों सभी का बड़ा ध्यान रखता है। अच्छा? रूपा को सोना की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। सोना ने रूपा को बताया कि उस पार्क में उसे कई नए दोस्त भी मिल गए हैं। कई भंवरे और मधुमक्खियां उसके दोस्त बन गए हैं। वहां कुछ चिड़िया भी रहती हैं। एक कोयल दीदी है जो बड़ा मीठा गाती है। माली बाबा सबको बहुत प्यार करते हैं। सच? रूपा ने खुश होते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल सच, और मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं। चलो मेरे साथ वहीं चलते हैं। सोना बोली। चलो चलें। रूपा ने खुश होते हुए कहा। सोना आगे आगे उड़ने लगी, रूपा उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। रूपा, थोड़ी जल्दी करो, शाम हो गई तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सोना ने कहा, पर उसे रूपा का जवाब नहीं मिला। सोना ने पलटकर देखा तो उसे रूपा कहीं नजर नहीं आई। सोना घबरा गई, वह रूपा को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर रूपा पर पड़ी। रूपा एक जाली में कैद थी। अली ने रूपा को तितली पकड़ने वाली जाली में कैद कर लिया था। रूपा बेचारी जाली के भीतर छटपटा रही थी। रूपा की हालत देखकर सोना सोचने लगी कि क्या करूं, जाली के भीतर तो रूपा मर जाएगी। सोना अली के पास गई। सोना को देखकर अली बहुत खुश हुआ। वाह, सुनहरे पंखों वाली तितली, यह तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसे भी पकड़ लूंगा, अली ने कहा। सोना ने कहा, अली, तुम तो बड़े भले लड़के हो, मेरी सहेली रूपा को छोड़ दो। तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? हमें मत मारो। अली सचमुच भला लड़का था। वह सोना से बोला, नहीं तितली रानी, डरो मत, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। तो फिर तुम हमें पकड़ते क्यों हो? सोना ने पूछा। तुम दूर दूर भाग जाती हो, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ता हूं, सोना ने अली को समझाया। नहीं अली, हमें पकड़ो भी मत, जाली से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। तुम रूपा को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी जगह ले चलूंगी। वहां हमारी बहुत सी सहेलियां हैं, हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगी, बस तुम हमें पकड़ना मत। क्या तुम सच कह रही हो? अली ने पूछा। बिल्कुल सच, सोना ने कहा। अली ने खुशी खुशी रूपा को छोड़ दिया। जाली से आजाद होकर रूपा बहुत खुश हुई। वह सोना से लिपट गई। उसने कहा, धन्यवाद सोना, तुमने मुझे बचा लिया। सोना और रूपा के साथ अली भी नए पार्क में गया। पार्क सचमुच बहुत ही सुंदर था। रूपा ने ऐसा सुंदर पार्क पहले कभी नहीं देखा था। अली की खुशी का भी ठिकाना न था। चारों तरफ फूल ही फूल खिले थे। भंवरे घूं घूं करते फूलों पर मंडरा रहे थे। मधुमक्खियां फूलों से रस बटोर रही थी। सोना और रूपा भी फूलों का रस पीने लगीं। तभी वहां माली बाबा भी आ गए। सोना ने अली को माली बाबा से मिलवाया। माली बाबा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि अली ने तितलियां पकड़ना छोड़ दिया है। वे अली को अपने साथ पार्क में घुमाने ले गए। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। तितलियां, बटरफ्लाइज, सहेलियां, फ्रेंड्स।
रुपाले, सिल्वर लाइक, सुनहरे, गोल्डन, बेचैन, वरिड, उदास, सैड, माली, गार्डनर, भंवरा, ब्लैक बी, मधुमक्खी, बी, चिड़िया, बर्ड, कोयल, कुकू, छटपटाना, टू फील रेस्टलेस। सही जवाब, 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 पाठ 4। ऐसे थे एडिसन। अब जिस समय आप यह पाठ पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि दिन का वक्त हो, लेकिन अगर रात होती तो क्या आप इसे पढ़ पाते? पढ़ पाते, जरूर पढ़ पाते। इसमें मुश्किल भी क्या है? अगर आप यह कह रहे हैं तो आप ठीक कह रहे हैं। सचमुच कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि रात के समय भी हमारे घरों में प्रकाश रहता ही है। चलिए अब आप उस समय की कल्पना कीजिए जब मानव ने बिजली का आविष्कार तो कर लिया था, लेकिन बिजली से प्रकाश देने वाला बल्ब नहीं बना था। तब हमारी दुनिया कैसी रही होगी? शाम को जब सूरज ढल जाता था तो दीपक या मोमबत्ती की रोशनी में कैसा लगता होगा? क्या आप जानते हैं कि बिजली से प्रकाश पैदा करने वाला बल्ब किसने बनाया था? अगर आपका उत्तर है थॉमस एल्वा एडिसन, तो यह उत्तर एकदम सही है। आइए अब आपको बताते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन कैसे व्यक्ति थे। थॉमस एल्वा एडिसन बड़े होकर महान वैज्ञानिक बने, लेकिन उनका बचपन बड़ा अनोखा था। बालक एडिसन आपकी तरह ही चंचल और नटखट था, लेकिन उसकी एक आदत अन्य बच्चों से एकदम अलग थी। जानते हैं क्या? वह सवाल बहुत पूछता था। एक दिन स्कूल में उनकी टीचर पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थीं। एडिसन ने पूछा, मैडम, मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ता? टीचर ने समझाया, मनुष्य के पंख नहीं होते। लेकिन मैडम, पंख तो पतंग के भी नहीं होते, फिर वह हवा में कैसे उड़ती है? एडिसन ने फिर पूछा। उसकी बात सुनकर कक्षा के बच्चे तो हंसने लगे, लेकिन मैडम परेशान हो गईं। एडिसन के ऐसे ही सवालों से
टीचर परेशान होने लगे तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया। मां ने कहा, चिंता मत करो, तुम घर पर रहकर बेहतर पढ़ सकते हो। एडिसन ने मां को ही सबसे अच्छी टीचर माना। कुछ दिनों बाद उसने घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। मां उसे प्रेरणा देती थी। एडिसन प्रश्न पूछता तो वह कभी परेशान न होती। एक बार एडिसन अपनी मां के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। उसने वहां एक मुर्गी को अंडों पर बैठे देखा। उसने इस बारे में मां से पूछा तो मां ने बताया, यह मुर्गी अपने अंडों की देखभाल कर रही है। कुछ समय बाद इनमें से चूजे निकलेंगे। एडिसन मन ही मन सोचने लगा, अगर चाहे तो वह भी अंडों में से चूजे निकाल सकता है। फिर उन चूजों के साथ खेलने में कैसा मजा आएगा। यही सोचकर उसने 1 दर्जन अंडे लिए और उन पर बैठ गया। कुछ समय बाद जब वह उठा तो अंडों में से चूजे तो नहीं निकले। हाँ, सारे अंडे फूट जरूर गए। उसके कपड़े भी गंदे हो गए। उस दिन एडिसन को मां से अच्छी मार खाने को मिली। लेकिन जो भी हो, एडिसन अपनी धुन का पक्का था। उसे जीवन में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर उसने अपना रास्ता नहीं बदला। बिजली का बल्ब बनाने के लिए एडिसन को लगभग 1200 प्रयोग करने पड़े। आखिर उसका विश्वास जीत गया। उसने अपने देशवासियों को दिया वचन पूरा कर दिखाया। 4 सितंबर 1882 को पहली बार पूरा न्यूयॉर्क शहर बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। बिजली के बल्ब के आविष्कार की सफलता के एक जश्न में किसी ने कहा, एडिसन, मुझे आप पर दया आती है। आपके लगभग 1200 प्रयोग बेकार हो गए। एडिसन ने कहा, नहीं श्रीमान, मेरा एक भी प्रयोग बेकार नहीं गया, क्योंकि अब मैं लोगों को समझा सकता हूं कि वे कौन से 1199 रास्ते हैं जिनसे बिजली का बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ऐसे थे अपनी धुन के पक्के थॉमस एल्वा एडिसन। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। कल्पना, इमेजिनेशन। आविष्कार, इन्वेंशन। चंचल, एक्टिव। नटखट, नॉटी। परेशान, अनकंफर्टेबल। बेहतर, बेटर। धुन का पक्का, कॉन्सेंट्रेट माइंडेड। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब।
पाठ 5 कितने काम का नीम। आज दादी जी ने फिर नीम की पत्तियां मंगवाई थीं। दीपक सोच में पड़ गया कि दादी जी रोज रोज नीम की पत्तियों का क्या करती हैं। वह पत्तियां लेकर आ गया। दादी जी को नीम की पत्तियां देते हुए उसने पूछ ही लिया, दादी जी, आप इन नीम की पत्तियों का क्या करेंगी? मैं इन्हें खाऊंगी बेटा, दादी जी ने बताया। पर नीम की पत्तियां तो बहुत कड़वी होती हैं। मैंने एक पत्ती को मुंह में डालकर देखा था, दीपक ने कहा। हाँ, नीम तो बहुत कड़वा होता है, पर यह बड़े काम का पेड़ है। वह कैसे दादी जी? दीपक ने पूछा। देखो, मुझे मधुमेह यानी शुगर की बीमारी है। नीम की पत्तियां खाने से मुझे लाभ होता है। इससे हमारा खून भी साफ होता है। हाँ, मुझे याद है, पिछले साल गर्मी में मेरे शरीर पर फुंसियां निकली थीं, तो माँ ने मुझे नीम की पत्तियां चबाने के लिए कहा था। मैंने उनकी बात मानी थी और कुछ दिनों में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। सचमुच, नीम है ही इतना अच्छा। तो क्या इसलिए दादाजी नीम की टहनी से दातुन करते हैं? मैंने देखा है दादाजी टूथब्रश नहीं, नीम की दातुन का प्रयोग करते हैं। उनके दांत कितने सफेद और मजबूत हैं ना? बिल्कुल। अगर तुम भी नीम की दातुन करोगे तो तुम्हारे दांत भी हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, दादी जी ने समझाया। अच्छा दादी जी, आप तो नीम के बारे में इतना कुछ जानती हैं, कुछ और भी बताइए ना, दीपक ने अनुरोध किया। दादी जी बताने लगी कि नीम की छाल को पीसकर फोड़े फुंसी पर लगाया जाए तो यह मरहम जैसा काम करता है। घर में अनाज और दालों में नीम की सूखी पत्तियां रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। इसी तरह गर्म कपड़ों की तह में भी नीम की पत्तियां रख दी जाएं तो वे कीड़ों से बचे रहते हैं। अच्छा, यह तो बड़े काम की बात है, दीपक ने खुश होते हुए कहा। और भी सुनो, दादी जी ने उसे समझाते हुए कहा। हम पहले अपने घर के आंगन में नीम लगाते थे, पता है क्यों? नहीं दादी जी, नीम की पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की हवा शुद्ध हो जाती है। शुद्ध हवा हमें बीमारियों से दूर रखती है। सचमुच कितने काम का है नीम। मैं इस बार अपने जन्मदिन पर नीम का पेड़ लगाऊंगा। शाबाश बेटा, तुम अपने दोस्तों को भी समझाओ कि वे भी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाया करें। अगर हर आदमी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाने लगे तो हमारी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी, दादी जी ने दीपक को आशीर्वाद देते हुए कहा। और अगर हम नीम का पेड़ लगाएंगे तो बीमारियों से भी बचे रहेंगे, क्यों दादी जी? ठीक बात है ना? दीपक ने हंसते हंसते कहा। बिल्कुल ठीक, कहकर दादी जी भी दीपक की समझदारी पर मुस्कुराने लगी। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। पत्तियां, लीव्स, कड़वा, बिटर। फुंसियां, रैशेस, स्वस्थ, हेल्दी। अनुरोध, रिक्वेस्ट। गरम कपड़े, वूलन क्लोथ्स। आंगन, फ्रंट यार्ड। शुद्ध, प्योर। आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब।
जवाब, सही जवाब, सही जवाब। पाठ 6 सबसे मीठे प्यारे बोल। मीठी बर्फी पेड़ा मीठा, मीठी बहुत जलेबी गोल। मीठी चमचम रसगुल्ला मीठा, सबसे मीठे प्यारे बोल। चेरी मीठी मीठी लीची, मीठा मीठा संतरा गोल। सेब भी मीठा चीकू मीठा, सबसे मीठे प्यारे बोल। गुझिया मीठी बूंदी मीठी, मीठे मीठे लड्डू गोल। इमरती चाहे कितनी मीठी, सबसे मीठे प्यारे बोल। मीठी बोली अच्छी लगती, रस कानों में देती घोल। बच्चों सबसे मीठा बोलो, जीवन हो जाए अनमोल। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। प्यारे बोल, सॉफ्ट वॉइस। संतरा, ऑरेंज। चीकू, सैपोडिला। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। पाठ 6
पाठ 7 चमत्कार। उदय के मित्र का नाम शिवम था। शिवम पढ़ाई में तो अच्छा था, पर वह छुट्टी बहुत लेता था। उदय पूछता तो बताता कि आज किसी मंदिर में कोई संत आए थे, उनके दर्शन के लिए गया था। आज किसी मंदिर में यज्ञ था। उदय को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगती थी। शिवम पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। तीसरे दिन जब वह स्कूल में आया तो उसके गले में काले मोतियों की माला थी, जिसके नीचे चांदी की पट्टी सी लटक रही थी। पहले उसके पास सफेद मोतियों की माला थी। वह कहता था, यह चमत्कारी माला है। उदय ने पूछा, शिवम, तुम 2 दिन स्कूल नहीं आए, क्या बात है? और तुमने गले में यह क्या पहन रखा है? शिवम बोला, अरे यह तो चमत्कारी यंत्र है, इसी के लिए तो मैं स्कूल नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला है। उदय को शिवम की बात समझ नहीं आई। पूछने पर शिवम ने बताया कि वह बहुत सारा धन कमाना चाहता है। उसके पिता एक गरीब किसान हैं। वे अक्सर पैसों के लिए परेशान रहते हैं। शिवम चाहता है कि उसे कोई चमत्कारी यंत्र मिल जाए, ताकि उसके माता पिता को धन की कमी न रहे। शिवम ने यह भी बताया कि वह कई तरह के उपाय करता रहता है, जैसे पूजा पाठ, जप आदि। इसलिए उसे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ जाती है, पर उससे कोई भूल हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, इसलिए कोई चमत्कार नहीं हो पा रहा। उदय बोला, फिर तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कैसे? शिवम ने खुश होकर पूछा। उदय ने बताया कि उसके पापा के एक दोस्त हैं। उनका नाम है श्री रविशंकर। वे करोड़पति बनने का उपाय जानते हैं। वे खुद भी बड़े अमीर हैं। वे मुझे यह उपाय क्यों बताएंगे? पहले तुम्हें बताएंगे। शिवम बोला, मुझे तो बता दिया है और मैंने वह उपाय करना भी शुरू कर दिया है। अच्छा, पर यह बता कि वे उपाय बताने के पैसे कितने लेंगे? मेरे पास तो जो भी था मैंने इस माला और यंत्र पर खर्च कर दिया है। शिवम बोला, नहीं, वे कोई पैसा नहीं लेंगे, मेरे पापा के दोस्त हैं ना। उदय ने कहा। शिवम उदय के साथ चल दिया। श्री रविशंकर जी का आलीशान घर देखकर वह हैरान रह गया। पता चला कि वे तो शहर के नामी वकील हैं। शिवम की बात सुनकर पहले तो वे हंसे, फिर बोले, बिल्कुल, यह चमत्कार तो हो सकता है। उपाय भी ज्यादा कठिन नहीं, सरल ही है, बल्कि मैंने तो करके दिखाया है। आपके पिता तो छोटे किसान हैं, मेरे पिता मजदूर थे, और आज तुम जो देख रहे हो यह चमत्कार का ही फल है। लेकिन यह चमत्कार करना तुम्हारे अपने हाथ में है। बोलो, करोगे? हाँ, क्या करना होगा? शिवम ने खुश होते हुए पूछा। तो सुनो। श्री रविशंकर जी थोड़ा गंभीर होकर बोले, उस चमत्कार का नाम शिक्षा है। शिक्षा का जादू कभी बेकार नहीं जाता। मेरे पिता बहुत ही गरीब थे। मैंने अपनी पूरी मेहनत से शिक्षा प्राप्त की, पढ़ लिख कर वकील बना, कानून की ऊंची डिग्रियां प्राप्त की। तुम कंप्यूटर विशेषज्ञ बन सकते हो, इंजीनियर, तकनीशियन, वैज्ञानिक, जो भी तुम्हें अच्छा लगे बन सकते हो। शिक्षा इंसान को सामान्य से विशेष बना देती है। शिवम ने गले से माला निकाल दी। वह समझ गया था कि असली चमत्कार तो मेहनत करके शिक्षा प्राप्त करने से होगा। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। मित्र, फ्रेंड। छुट्टी, लीव। संत, सेज। यज्ञ, एन एक्ट ऑफ वर्शिप। चमत्कारी, अमेजिंग। यंत्र, डिवाइस। उपाय, सॉल्यूशन। आलीशान, ग्रैंड। हैरान, सरप्राइज्ड। कठिन,
डिफिकल्ट, गंभीर, सीरियस, विशेष, स्पेशल। पाठ 8 बेंगलुरु। बेंगलुरु 20 अक्टूबर। प्रिय नीलेश, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा प्रेम भरा अनुरोध मुझे याद था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं कुछ जरूरी कामों में उलझ गया था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पिछले 4 महीनों में मैंने बेंगलुरु के बारे में क्या जाना और समझा है। बेंगलुरु भारत का 5वां सबसे बड़ा नगर है। इसकी आबादी 61 लाख के लगभग है। बेंगलुरु को भारत का उद्यान नगर भी कहते हैं। यहाँ सूचना तकनीक तथा कंप्यूटर से संबंधित अनेक कंपनियां भी हैं। बेंगलुरु शहर में देखने योग्य स्थान तो बहुत हैं, लेकिन मैं केवल उनके बारे में लिख रहा हूँ जो मैंने अब तक देख लिए हैं। टीपू सुल्तान का सुमेर महल बहुत ही सुंदर है। इसका निर्माण कार्य हैदर अली ने शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा टीपू सुल्तान ने करवाया था। यहाँ टीपू सुल्तान गर्मियों में रहा करते थे। इस महल की बनावट मुगल शैली की है। बेंगलुरु पैलेस भी यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह इंग्लैंड के विंडसर पैलेस की तरह दिखाई देता है। इसे 1880 ईस्वी में बनवाया गया था। इसके सामने जो विशाल उद्यान है वह किसी परी महल की तरह लगता है। ऐसे महल कहानियों में या सपनों में होते हैं। बेंगलुरु की शोभा लाल बाग से भी है। इसे भारत का सबसे सुंदर वानस्पतिक बगीचा माना जाता है। यहाँ लाल रंग के गुलाब के ऐसे पौधे हैं जो पूरे साल खिले रहते हैं, इसलिए इसे लाल बाग कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि विशेष अवसरों पर इस बाग को खूब सजाया जाता है। इस बाग में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। इन्हें देखकर ही बेंगलुरु आने वाले लोग इसे गार्डन सिटी भी कहते हैं। इसके अंदर एक झील है। यह झील बहुत बड़ी है। इस झील में नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। इसके अतिरिक्त बेंगलुरु में विधान सौंध, वसवनगुड़ी, बुल टेम्पल, शिव मूर्ति, इस्कॉन मंदिर, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी भी ऐसे स्थान हैं जो देखने योग्य हैं। जब मैं इनकी यात्रा कर लूंगा तो तुम्हें इनके बारे में जरूर लिखूंगा। तुम्हारा मित्र मनदीप। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। आबादी, पॉपुलेशन। उद्यान, गार्डन। सूचना तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विशाल, ग्रैंड। परी महल, फेयरी पैलेस। वानस्पतिक बगीचा, बोटैनिकल गार्डन।
सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। पाठ 9। आपके बोल, आपकी पहचान। राजा शिव सुंदरम अपनी जनता की भलाई का बड़ा ध्यान रखते थे। एक दिन वे वेश बदलकर राजधानी से दूर किसी गांव में गए। उनके साथ केवल एक सैनिक था। रास्ते में उन्हें किसी ने नहीं पहचाना। गर्मी के दिन थे। राजा को प्यास सताने लगी। उन्होंने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे रोका और सैनिक से कहा, जाओ, कहीं से पानी लेकर आओ, बड़ी प्यास लगी है। सैनिक अपने घोड़े पर बैठकर पानी की तलाश में निकल गया। पास में कहीं कोई कुआं या तालाब नहीं मिला। वह आगे निकल गया। एक जगह उसे बगीचा दिखाई दिया। बगीचे के कोने पर एक कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक महात्मा बैठे थे। वे माला फेरते हुए भगवान का सिमरन कर रहे थे। सैनिक ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, अरे बुड्ढे, मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। महात्मा बोले, मूर्ख, नौकर तू है, मैं नहीं। जाओ, पानी नहीं मिलेगा। सैनिक रौब से बोला, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मेरे मालिक को पता चला तो नाराज होंगे। महात्मा बोले, अगर तुम्हारा मालिक भी तुम्हारी तरह ही मूर्ख है तो उसे भी पानी नहीं मिलेगा। सैनिक गुस्से से पांव पटकता हुआ राजा के पास आया। उसने राजा को बताया कि वह बूढ़ा साधु उन्हें मूर्ख कह रहा है। राजा सैनिक के साथ महात्मा की कुटिया पर पहुंचे। महात्मा के पास जाकर प्यार से बोले, महाराज प्रणाम, आपके इस सेवक को प्यास लगी है। महात्मा बोले, आइए राजन, बैठिए, मैं जल लेकर आता हूं। राजा शिव सुंदरम बोले, महाराज आप कष्ट ना करें, मैं स्वयं ले लूंगा, आप केवल आज्ञा दीजिए। महात्मा बोले, नहीं राजन, यह तो मेरा सौभाग्य है। यदि मेरे पास दूध दही होता तो उससे आपका स्वागत करता। जल पीकर राजा ने महात्मा का धन्यवाद करते हुए पूछा, महाराज आपने मेरे नौकर को जल देने से मना क्यों किया? इसे मूर्ख क्यों कहा? महात्मा बोले, राजन, इसके बोल ही इतने कड़वे थे कि कोई मूर्ख ही ऐसे बात करेगा। मैं क्या, इससे तो कोई भी पानी ना देता। राजा ने फिर पूछा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मैंने तो वेश भी बदला हुआ है। महात्मा बोले, मनुष्य की पहचान उसकी बोली से ही होती है। आपकी बोली से ही पता चल गया था कि आप कोई महान पुरुष हैं। आपके सेवक के कड़वे बोलों से इसका अहंकार टपक रहा था। मैं समझ गया कि यह सैनिक है। अगर यह सैनिक है तो इसके मालिक आप राजा ही हैं। सैनिक ने महात्मा से क्षमा मांगी और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। सच ही है, मनुष्य की बोली ही उसकी पहचान बताती है। मीठे बोल आपकी राह आसान बना देते हैं। याद रखें, बोली है अनमोल, सोच समझकर बोल। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो।
भलाई वेलफेयर, प्यास थ्रस्ट, माला रोसरी, सिमरन टू रिमेंबर, आदेश ऑर्डर, मूर्ख स्टूपिड, स्वयं सेल्फ, महान ग्रेट, कड़वे बोल रफ लैंग्वेज, अहंकार ईगो, क्षमा अपॉलॉजी। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। पाठ 10 चूहे की शादी। चूहे चाचा की शादी में बारिश हुई अपार, 200 लोग बुलाए उसने, आ पाए केवल 4। चले बराती चारों जिनमें, बिल्ली गधा सियार, शेरू दादा पीछे रह गए, फंस गई उनकी कार। गधे राम आगे निकले, था बर्फी से प्यार, बना रहे थे एक योजना बिल्ली और सियार। कार निकाली शेरू जी ने, वे निकले होशियार, बोले मैं वापस जाता हूँ कीचड़ है भरमार। बहुत मनाया चूहे ने पर किया शेर ने इनकार, दिखे वहीं 2 कुत्ते भागे बिल्ली और सियार। भीग गए फिर चूहे चाचा, उनको हुआ बुखार, गधे राम को चिट्ठी देकर भेजा गया ससुराल। खबर मिली लड़की वालों को चूहा है बीमार, गधे राम ने बर्फी पाई लौटा अपने द्वार। शब्द परिचय वर्ड्स टू नो। शादी मैरिज, बारिश रेन, अपार एक्सेसिव, गधा डोंकी, सियार जैकल, होशियार क्लेवर, कीचड़ मड, भरमार प्लांटी, इनकार डिनाय, बुखार फीवर, ससुराल इन लॉज हाउस। पाठ 10
11 समय का पालन। हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर याद करते हैं। जैसे एक पिता अपने अच्छे आचरण से बच्चों को अच्छी सीख देता है, उसी तरह महात्मा गांधी ने भी अपने आचरण से हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाई हैं। इनमें से एक बड़े ही काम की बात है सदा समय का पालन करना और हर काम ठीक समय पर पूरा करना। यह उन दिनों की बात है जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। आश्रम से कुछ दूरी पर एक गांव था। इस गांव के कुछ लोग अपने मुखिया के साथ गांधी जी से मिलने के लिए गए। उन्होंने गांधी जी को बताया कि वे गांव में सुधार लाने के लिए एक सभा करने जा रहे हैं। यदि बापू उसमें भाषण दें तो उन पर बड़ी कृपा होगी। बापू ने पूछा, कब? उन्होंने कहा, कल। बापू ने समय पूछा तो उन्होंने कहा, शाम को 4 बजे। बापू ने उनका निवेदन स्वीकार करते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं कल शाम को आपके गांव में भाषण देने के लिए आ सकता हूँ। गांधी जी ने अपनी डायरी में तिथि और समय लिख लिया। यह देखकर मुखिया ने निवेदन किया, बापू, हम कल 3:30 बजे आपको लेने आ जाएंगे। गांधी जी ने कहा, अच्छी बात है, ठीक समय पर आ जाना, मैं तैयार मिलूंगा। अगले दिन 3:30 बजे तक कोई लेने नहीं आया तो बापू को चिंता सी हुई। वे सोचने लगे, यदि मैं अभी नहीं गया तो सभा में ठीक समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। गांव यहां से 5 किलोमीटर दूर है। वे अपने स्थान से उठे, द्वार के पास आकर प्रतीक्षा करने लगे। 3:45 बज गए पर उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया। यह देखकर बापू ने आश्रम की साइकिल उठाई और उस पर चढ़कर तेजी से गांव की ओर चल पड़े। गांधी जी ठीक समय पर सभा में पहुंच गए। साइकिल एक ओर खड़ी करके वे सीधे मंच पर पहुंचे और अपना भाषण देने लगे। इधर गांधी जी के चले जाने के बाद मुखिया जी कार लेकर आश्रम पहुंचे, लेकिन ढूंढने पर भी गांधी जी का पता न चला। निराश मन से वे गांव लौट गए। गांव में पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि गांधी जी सभा में अपना भाषण दे रहे थे। जब सभा समाप्त हुई तो मुखिया ने गांधी जी से पूछा, आप कैसे आए? गांधी जी ने बड़ी नम्रता से कहा, 3:45 बज गए थे। मैंने सोचा आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैं साइकिल चलाकर आ गया। इससे सभा ठीक समय पर शुरू हो गई। गांधी जी की बात सुनकर आयोजक बहुत लज्जित हुए। समय पर ना पहुंच पाने के लिए उन्होंने गांधी जी से क्षमा मांगी। इस पर गांधी जी ने कहा, अभी तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन यदि हमने समय का पालन करना नहीं सीखा तो गांव में सुधार कैसे होगा? यदि हमने समय की कद्र करना नहीं सीखा तो आजादी की लड़ाई का क्या होगा? आप लोगों को ठीक समय पर काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। सभी ने महात्मा गांधी को वचन दिया कि वे समय का पालन करेंगे। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। आचरण, कंडक्ट। आश्रम, hermitage। मुखिया, हेडमैन। सुधार, इम्प्रूवमेंट। निवेदन, रिक्वेस्ट। आयोजक, ऑर्गेनाइजर। लज्जित, ashamed। आदत, habit।
सही जवाब। पाठ 12 पोंगल का त्योहार। हमारे देश भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। दिवाली, होली, ओणम, दशहरा, पोंगल आदि सभी त्योहार हमारे लिए खुशियां लेकर आते हैं। पोंगल दक्षिण भारत का एक बड़ा त्योहार है। यह धान की फसल घर आने की खुशी में मनाया जाता है। इसे नवान्न यानी नया अनाज भी कहते हैं। पोंगल जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है। उत्तर भारत के कई भागों में इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। पोंगल की धूम तमिलनाडु में देखने को मिलती है। पोंगल का उत्सव 4 दिन का होता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन जल के देवता इंद्र की पूजा होती है। लोग अपने घरों की अच्छी तरह सफाई करते हैं। भोगी के दिन नए चावलों को पीसकर कोलम बनाया जाता है। घर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। पोंगल के दूसरे दिन सूर्य देवता की आकृति बनाकर उसे शर्कराई यानी खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शर्कराई का भोग पाकर सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा से सबको प्रसन्न रखते हैं। सूर्य देवता की कृपा से भरपूर फसल तथा अच्छी सेहत मिलती है। इस दिन का नाम सूर्य पोंगल है। पोंगल का तीसरा दिन मट्टू पोंगल कहलाता है। इस दिन लोग अपने पालतू पशुओं को किसी नदी या तालाब पर ले जाकर नहलाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। उनके गोबर से खेतों में गणेश जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों को फूलों से सजाया जाता है। बैलों के सींगों को रंगा जाता है। उनके माथे पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। पोंगल के दिन तमिलनाडु के घरों में एक विशेष व्यंजन बनाया जाता है। यह पकवान पोंगल कहलाता है। इसके नाम पर ही इस त्योहार को पोंगल कहा जाता है। पोंगल को पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के एक बड़े बर्तन में चावल, दूध, शक्कर और नारियल डालकर पोंगल पकाया जाता है। पोंगल के तैयार हो जाने पर इसका पहला भोग गणेश जी को लगाया जाता है। इसके बाद यह बैलों को खिलाया जाता है। लोग आदर से अपने बैलों के पैरों को छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं। मट्टू पोंगल के दिन सबसे बड़ा आकर्षण होता है बैलगाड़ियों की दौड़। लोग बड़े उत्साह से इस आयोजन में भाग लेते हैं। बैलगाड़ियों की दौड़ का शौक रखने वाले लोग पूरे वर्ष पोंगल के आने का इंतजार करते हैं। पोंगल के अंतिम दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाई जाती है। लोग एक दूसरे के घरों में पोंगल और मिठाई भेजते हैं। पोंगल से तमिल हिंदुओं का नया वर्ष भी शुरू होता है। शब्द परिचय वर्ड्स टू नो। त्योहार फेस्टिवल, मध्य मिडल, उत्सव सेलिब्रेशन, आकृति फिगर, भोग ऑफरिंग, कृपा ग्रेस, पूजा वर्शिप, सींग हॉर्न्स, हल्दी टर्मरिक, कुमकुम अ काइंड ऑफ पाउडर, व्यंजन डिश।
सही जवाब, 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 सही जवाब। पाठ 12। पाठ 13। वीर बालक राजेंद्र नीलकंठ। तिरुवनंतपुरम, अगस्त 12। प्रिय राजन, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला। यह अच्छी बात है कि तुम अपने देश की आजादी की लड़ाई के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हो। आपके शिक्षक ने यह कार्य सोच समझकर ही सौंपा है। मैं तुम्हें अपने राज्य के एक वीर बालक की जानकारी दे रहा हूँ। केरल के इस वीर बालक का नाम था राजेंद्र नीलकंठ। मात्र 13 वर्ष की आयु में उसने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। राजेंद्र के पिता श्री नीलकंठ पिल्लै महात्मा गांधी के शिष्य थे। वे सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। उन्हीं के घर सन 1934 में राजेंद्र का जन्म हुआ। राजेंद्र की पाठशाला के अध्यापक अपने छात्रों को देशभक्तों के बारे में बताते रहते थे। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के बारे में सुनकर छात्र उत्साह से भर जाते थे। उस समय राजेंद्र नीलकंठ 6ठी कक्षा का छात्र था। उसके मन पर अपने शिक्षक की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा। आजादी से पहले तिरुवनंतपुरम त्रावणकोर रियासत का हिस्सा था। त्रावणकोर का राजा तानाशाह था। तिरुवनंतपुरम की जनता ने आजादी के लिए आंदोलन छेड़ा हुआ था। एक बड़े मैदान में सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। तभी राज्य की सेना ने उस मैदान को चारों ओर से घेर लिया। सेना के अधिकारी ने आदेश दिया कि सभी लोग मैदान से बाहर निकल जाएं। यह सभा भंग कर दी गई है। सरकार के आदेश का पालन न करने वाले को सजा दी जाएगी। लाठी गोली चला दी जाएगी। गोली चलाए जाने की बात सुनकर सभा में हलचल मची। लोग घरों को वापस जाने के लिए मुड़ने लगे। तभी एक ओर से बालकों की टोली भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाती हुई वहां पहुंच गई। बालकों की इस टोली का नेता राजेंद्र नीलकंठ था। वह इस भीड़ को चीरता हुआ मैदान में सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। राजेंद्र नीलकंठ के साहस को देखकर सभा में शामिल हर आदमी थम गया। लोग फिर से नारे लगाने लगे। छोटे बच्चों को सामने देखकर सैनिक सख्त कदम उठाने से झिझक रहे थे, पर सरकारी आदेश का पालन भी करना था। सेना के अधिकारी ने राजेंद्र नीलकंठ को अपने पास बुलाया। हाथ में तिरंगा झंडा थामे नीलकंठ उसके सामने जा खड़ा हुआ। अधिकारी ने उसे डराया, धमकाया, लालच भी दिया,
पर वह बालक मैदान छोड़कर जाने को तैयार न हुआ। आखिर अधिकारी ने कड़ा फैसला लिया। उसने राजेंद्र नीलकंठ पर बंदूक तान दी, लेकिन मौत को सामने देखकर भी वह बालक डरा नहीं। उसकी वीरता देखकर सैनिक भी हैरान रह गए। तभी सेना का एक बड़ा अधिकारी आ पहुंचा। उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। राजेंद्र नीलकंठ को भी गोली लगी। वह बुरी तरह घायल हो गया। यह घटना जून 1947 की है। कुछ दिनों बाद ही भारत की आजादी की घोषणा हो गई। घायल राजेंद्र नीलकंठ को यह समाचार अस्पताल में मिला। वह आजादी के दिन की प्रतीक्षा करने लगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। राजेंद्र नीलकंठ बहुत खुश था। उसका इलाज चल रहा था। भारत को आजादी मिलने के लगभग 1 महीने बाद वीर बालक राजेंद्र नीलकंठ की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। तुम्हारा मित्र विजयकांत। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। लड़ाई स्ट्रगल, मात्र ओनली, बलिदान सैक्रिफाइस्ड, सत्य ट्रुथ, अहिंसा नॉन वायलेंस, उत्साह एंथुजियाज्म, प्रभाव इफेक्ट, तानाशाह डिक्टेटर, आंदोलन मूवमेंट, भंग ब्रेक, स्प्लिट, बंदूक गन, मृत्यु डेथ। पाठ 13। पाठ 14। प्रशंसा। श्रीधर स्कूल से वापस आया तो कुछ उदास था। उसने अपना बैग एक और पटका और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। माँ उसके लिए पानी लेकर आई, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा कि वह उदास क्यों है।
श्रीधर ने अपनी उदासी का जो कारण बताया, उसे सुनकर मां को हैरानी हुई। श्रीधर ने बताया कि उसकी कक्षा में सुनंदन बहुत सुंदर स्कूल बैग लेकर आया है। उसकी पानी की बोतल भी बहुत सुंदर है। सभी ने उसकी चीजों की बहुत प्रशंसा की। वह बहुत खुश हो रहा था। मां प्यार से बोली, यह तो अच्छी बात है। किसी की प्रशंसा से हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मां ने समझाया, लेकिन श्रीधर पर मां की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह उदास ही बना रहा। सुनंदन कक्षा में नई नई चीजें लाता। कभी नई पेंसिल, कभी घड़ी, कभी जूते। इन सब चीजों के कारण सभी बच्चे सुनंदन की प्रशंसा करते रहते। श्रीधर को इससे चिढ़ होती। धीरे धीरे वह हर बात पर चिढ़ने लगा। पिता ने भी महसूस किया कि श्रीधर कुछ चिड़चिड़ा हो गया है। वे इस बारे में श्रीधर से बात करना चाहते थे, लेकिन परिवार में एक शादी थी और उन्हें श्रीधर को समझाने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच श्रीधर के दादाजी आ गए। वे शादी में शामिल होने के लिए आए थे। श्रीधर के दादाजी अध्यापक थे। श्रीधर को उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। श्रीधर उनसे अपने दोस्तों, अपने स्कूल के बारे में बातें करता रहता था। इस बार भी वह दादाजी को बताने लगा कि किस तरह सुनंदन नई नई चीजें लेकर आता है, किस तरह सब उसकी प्रशंसा करते हैं। दादाजी ने कहा, देखो, सब सुनंदन की नई नई चीजों की प्रशंसा करते हैं, ना कि उसकी। इंसान को अच्छी आदतें, अच्छे गुण अपनाने चाहिए ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, ना कि उसकी चीजों की। श्रीधर बोला, नहीं दादाजी, सब सुनंदन की ही प्रशंसा करते हैं। दादाजी ने पूछा, क्या कक्षा में किसी शिक्षक या प्रधानाचार्य ने कभी सुनंदन की प्रशंसा की है? श्रीधर ने कहा, नहीं। तब दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, श्रीधर, तुम ऐसा काम करो जिसकी प्रशंसा तुम्हारे साथी ही नहीं, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे माता पिता भी करें। मैं भी करूं। वो कैसे दादाजी? श्रीधर ने पूछा। दादाजी बोले, देखो बेटा, सामान तो दुकान से कोई भी लेकर आ सकता है। जो सामान आज नया है, कल पुराना हो जाएगा। लेकिन इंसान के जो गुण उसे प्रशंसा दिलाते हैं, वे कभी भी पुराने नहीं पड़ते। इसलिए तुम ऐसे इंसान बनो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी चीजों की नहीं। श्रीधर को दादाजी की बात समझ में आ गई। उसे दादाजी की सीख अच्छी भी लगी। शादी का शोर खत्म हुआ तो श्रीधर ने अपना ध्यान सब बातों से हटाकर पढ़ाई में लगा दिया। वह सुबह जल्दी उठता, सैर करके आता और पढ़ने बैठ जाता। उसने टीवी देखना भी कम कर दिया। शाम को सिर्फ 1 घंटा अपना मनपसंद कार्टून शो देखता। वार्षिक परीक्षा में श्रीधर पूरी कक्षा में प्रथम आया। प्रधानाचार्य ने उसके माता पिता को बधाई दी। वार्षिकोत्सव वाले दिन उसे पुरस्कार मिला तो पास पड़ोस वालों ने भी श्रीधर की प्रशंसा की। शाम को दादाजी का भी फोन आया। दादाजी ने भी श्रीधर की प्रशंसा की। श्रीधर को बहुत अच्छा लगा। अब वह समझ गया कि सच्ची प्रशंसा गुणों की होती है। शब्द परिचय। वर्ड्स टू नो। चुपचाप, साइलेंटली। उदास, सैड। प्रशंसा, प्रेज। चिड़चिड़ा, इरिटेटेड। शिक्षक, टीचर। पुराना, ओल्ड। वार्षिक, एनुअल। बधाई, कंग्रेचुलेशन।
सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। पाठ पाठ 15 कर्नाटक। उन्नत ऊंचे पर्वत शिखर, वन सागौन और चंदन के। तमिल, आंध्र, महाराष्ट्र, केरल, पड़ोसी राज्य कर्नाटक के। मैग्नीज, लोहा, बॉक्साइट, कोलार में सोने की खान। दशहरा अनोखा मैसूर का, जिसकी अपनी अलग पहचान। साफ सुथरा शहर बेंगलुरु, प्रांत कर्नाटक की राजधानी। तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी नदियां देती हरदम पानी। भाषा कन्नड़ प्यारी कितनी, नृत्य शैली है यक्षगान। भारत भर में प्रसिद्ध है अनुपम वृंदावन उद्यान। कॉफी, कपास, चावल, गन्ना कर्नाटक की है पैदावार। साबुन, तेल, अगरबत्ती का फल फूल रहा व्यापार। हवाई जहाज और कंप्यूटर उत्पाद कर्नाटक के। निरंतर आगे बढ़ने को लोग तत्पर कर्नाटक के। शब्द परिचय, वर्ड्स टू नो। उन्नत, elevated, शिखर, पीक। वन, फॉरेस्ट। राज्य, स्टेट। राजधानी, कैपिटल सिटी। नृत्य शैली, डांसिंग स्टाइल। पैदावार, प्रोडक्शन। फल फूल रहा, प्रोग्रेसिंग। व्यापार, ट्रेड। निरंतर, कंटिन्यूअसली। तत्पर, रेडी। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब।